लास्ट क्लास में बेटा हमने इस प्रोडक्ट मेथड के बारे में ही पढ़ा था और काफ़ी कुछ इसमें से हमने जान लिया था कि प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। प्रोडक्ट मेथड में बेटा सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, इसमें चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर के एंड वाला होता है। प्लस में प्लस नहीं आएगा, ये यहाँ इसको चेंज कर लेना बेटा, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। सब्ट्रैक्ट करो ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद हमारा बनता है इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। ये और कुछ नहीं होता बेटा, ये इंटरमीडिएट गुड्स ही होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट होती हैं जो मैंने पहले आपको बताया था। इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल को सर्कल मैंने इसीलिए किया है बेटा क्योंकि कई बारी न्यूमेरिकल में परचेज ऑफ मशीन दे रखा होता है और मशीन रॉ मटेरियल नहीं होता है बेटा, मशीन कैपिटल गुड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती हैं वो। इसीलिए यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही आएगा। जिस चीज़ पे भी हमें फोकस करना होगा ना बेटा, उसे अक्सर हम लोग सर्कल करते हुए चलेंगे कि भाई यहाँ तो एक बारी बस माइंड लगा के ज़रूर हमें चेक करना है, देखना है अच्छे से कि हम कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद बेटा दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें, जीडीपी एमपी बनेगा हमारा, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैंने एक बोला हुआ है ऊपर और इंटरमीडिएट को दो बोला हुआ है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1-2। चलिए, कुछ चीज़ें खास हैं बेटा, कई बारी टर्म ये दी होती है ग्रोस वैल्यू एडिड, क्योंकि इस मेथड को हम लोग वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं, इसीलिए ग्रोस वैल्यू एडिड को ही जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी का एक ये ऑल्टरनेट नेम आप कह सकते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड जीडीपी, नेट वैल्यू एडिड एनडीपी। सेल निकालने का तरीका होता है बेटा प्राइस इनटू क्वांटिटी, अभी बताऊंगा ये क्या है। और नेशनल इनकम मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल्स को करने का एक वे होता है, एक तरीका है इसको करने का, और वो तरीका ये कहता है कि स्टार्टिंग में फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि आपको सबसे पहले रूल्स लिखने पड़ेंगे। एक पिन पेज लेना और सबसे पहले वहाँ पे रूल्स लिख लेना कि ग्रोथ से नेट जाने जाते वक्त क्या करते हैं, नेट से ग्रोथ में जाते वक्त क्या करते हैं। तो ये सारे रूल्स, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सारे रूल्स आपको एक बार अच्छे से लिखने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये रूल्स लिख लें उसके बाद पहला प्रोडक्ट मेथड आप अपना लिखें। प्रोडक्ट मेथड जो अभी मैंने आपको दिखाया था और जो लिखा था, इस प्रोडक्ट मेथड को आप लिख लें एक बार अच्छे से। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल शुरू होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि सेल को मैंने ये क्यों लिखा, कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसको मैंने नोट में क्यों लिखा था। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो पेन है, अगर ये 5 रुपीज़ का इसका प्राइस है तो ये एक पेन 5 रुपीज़ का काउंट होगा, ना कि एक पेन काउंट होगा। हम लोग क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी काउंट नहीं करते, किसी भी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके काउंट करते हैं। अगर कंट्री में 10 पेन्स बने हैं बेटा और एक पेन जो है वो 5 रुपीज़ का है, इसका मतलब कंट्री में काम 50 रुपीज़ का हुआ है। प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस था। तो इस तरीके से आपका खेल चलता है। फिर से समझ लो बेटा, अगर एक शॉपकीपर है, उसने मान लीजिए स्टेशनरी की उसकी शॉप है और उसने पेन सेल किए हैं 150, तो ये 150 यूनिट्स हैं बेटा, जिसे हम यूनिट सोल्ड बोलते हैं, मतलब उसने बेची हैं, ये इसी को ही क्वांटिटी बोलते हैं। और मैं कहूँ कि एक पेन का जो प्राइस था, वो जो प्राइस था वो है आपका, मान लीजिए सपोज 5 रुपीज़, तो इसका मतलब उसने जो सेल की है टोटल, वो की है 150 इंटू में 5, तो ये आ गया 750 रुपीज़ की उसने सेल की है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि सेल का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा मैंने फिर बोला है, फॉर्मूलों को अपने पास रखिएगा, फ्रंट में जो भी आपने पिन पेज पे लिखा है उसको अपने फ्रंट में रखिएगा और तब करना है न्यूमेरिकल को। अब बेटा प्रोडक्ट मेथड हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें बनाना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपको फॉर्मूला बताया था बेटा कि सेल को उठाइए,
प्लस में चेंज इन स्टॉक कर लीजिए। मैं चेंज इन स्टॉक को शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेल्टा एस से। अच्छा, चेंज इन स्टॉक कैसे बनता है? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। चलो ये भी कर लेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला बेटा, उसके लिए सेल जो है वो दे रखी है 500, मैंने लिख लिया, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक 60 और ये नीचे की तरफ रहा बेटा क्लोजिंग स्टॉक 80। तो इसका मतलब जो चेंज इन स्टॉक आएगा वो 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80 और जो ओपनिंग स्टॉक था वो दे रखा है 60। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन स्टॉक हमारा आ जाएगा 20 और यहाँ पे उस 20 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 520। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा इसे ज़रूर ध्यान देना कि सारी जो टर्म्स हैं वो इन करोड़ दे रखी हैं, तो आपको भी पीछे करोड़ लिखना पड़ेगा, नहीं तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है यहाँ पे। दूसरी जो चीज़ है बेटा उसमें आपको बनाना होता है इंटरमीडिएट। इसको आप चाहे कॉस्ट लिखें या कंजम्पशन लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने बोला था, इसमें लिखा हुआ है बेटा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट को ही रॉ मटेरियल बोलते हैं और ये कितना दे रखा है आपको 350। डायरेक्ट दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 350 करोड़ ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ बेटा, जो पिन पेज बोला था सामने रखो, उसको देखो क्या किया है मैंने। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमारा जीडीपी एमपी बन जाता है बेटा, और जीडीपी एमपी बन जाता है कैसे? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि 520 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरमीडिएट कॉस्ट 350, तो ये आपका निकल के आएगा 170 करोड़, यानी कि ये आपका बन गया जीडीपी एमपी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ऊपर के तीनों स्टेप प्रोडक्ट मेथड के अप्लाई किए हैं। अगर अब मैं इस न्यूमेरिकल में आगे बढ़ूं और देखो निकालना क्या था, तो अगर निकालना क्या था तो आप देखेंगे बेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड। मैंने नीचे नोट्स में बताया था बेटा, नेट वैल्यू एडिड का मतलब होता है एन डी और पी। लेकिन अब इसने ये नहीं बताया बेटा कि एन डी पी तो एफसी पे भी होता है और एनडीपी तो एमपी पे भी होता है। अब क्या करें? तो बेटा आप इस केस में जब ना बताइए, कुछ न्यूमेरिकल्स में तो बताएगा कि एनडीपी नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ये दोनों ही फाइंड आउट कर दो और रिस्क निल कर लो, मतलब रिस्क बिल्कुल ख़त्म कर लो अपना। या तो इनमें से ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ निकलेगी, दूसरी निकलेगी ही नहीं, और दोनों निकल रही है तो दोनों फाइंड आउट कर दो। अब देखो आगे न्यूमेरिकल। अब देखो मैंने इसको और इसको मैच करना है बेटा। ये स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल हैं हमारे, जो फर्स्ट में हमने किए थे कन्वर्जन। अब रूल्स को अप्लाई करना है। हमारे पास ग्रोस है लेकिन मुझे चाहिए नेट, और ग्रोस से नेट में जाने के लिए माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का एक ऑल्टरनेट नेम भी बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये दे रखा है आपका 90। तो 90 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया बेटा 80 करोड़। अब ग्रोस नहीं रहा, अब ये नेट हो गया। बाकी का कंटेंट अभी भी पीछे का सेम ही है, तो ये हमारा बन गया इतने करोड़। अच्छा, ये आंसर तो हमारा निकल गया। अब अगर मुझे एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना होता तो मुझे एनआईटी चाहिए था बेटा। तो एनआईटी बनाने का तरीका वही रूल्स में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। अब देखो इधर इनडायरेक्ट टैक्स इसने दिए हुए हैं हमारे सामने, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 50। सब्सिडीज गिवन नहीं है बेटा, नहीं दे रखी तो कोई नहीं, जीरो। सब्सिडीज निकालने का अलग से कोई तरीका नहीं होता बेटा। तो ये एनआईटी हमारे पास आ गया 50। अब एमपी से एफसी में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं एनआईटी को, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ये हो गया हमारा 50।
अब ये 50 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आ गया 30 करोड़। तो नीचे हमारा बन गया NDPFC। अब ये MP नहीं रहा, अब ये FC हो गया। अब देख लेते हैं बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है या ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो देखो बेटा, यहाँ पे 30 करोड़ वाला आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ये वाला FC पे निकालना था। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बेटा, ऊपर जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे वो श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा कि नेट वैल्यू एडिड मतलब NDP आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है या मार्केट प्राइस पे निकालना है, ये कंफर्मेशन वो नहीं कर रहा। तो इस केस में आप दोनों पे निकाल दीजिए, या तो ऑटोमेटिकली एक पे ही बनेगा। अगर बेटा ये इनडायरेक्ट टैक्स देता ही नहीं न्यूमेरिकल में तो ऑटोमेटिकली FC पे ही बनता सिर्फ, और यहाँ पे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता, MP पे ही बनता, MP पे बनता, और सिर्फ यहाँ न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता 80 करोड़ पे। यहाँ 80 करोड़ पे आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो जाता। लेकिन अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल आगे जा रहा है बेटा, NIT दे रखा था उसने, तो आपको ये न्यूमेरिकल FC तक लेके जाना है और आंसर आ जाएगा 30 करोड़। एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल नंबर 3। 2 अभी नहीं होगा, 2 बताऊंगा क्यों नहीं होगा अभी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में बेटा फिर वही वैल्यू एडिड। पहले ऊपर बता देता हूँ निकालना क्या है। ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कोस्ट, और ग्रोस वैल्यू एडिड को बोलते हैं GDP, और फैक्टर कॉस्ट मतलब FC। तो ये अब की बारी तो उसने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, तो इसका मतलब हमें MP पे निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप कहता है बेटा कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाइए। जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा, बिल्कुल कॉपी करना है आपको चीज़ों को। बुक में ऐसे सॉल्यूशन इसका नहीं होता, बुक में डायरेक्ट होता है सॉल्यूशन, उसमें बच्चे पजल हो जाते हैं और मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है उससे। तो आप स्टेप वाइज चलें इसमें। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज इन स्टॉक में पहले ही बता चुका हूँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर लो ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूले याद करने की टेंशन मत लो बेटा, ये याद हो जाते हैं। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों को देख देख के न्यूमेरिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। सेल दे रखी है बेटा 180, प्लस में चेंज इन स्टॉक, देखो डायरेक्ट दे रखा है इसने चेंज इन स्टॉक, इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे रखा है इसने आपका 15 दे रखा है डायरेक्ट, तो कोई नहीं, 15 को ऐड कर लो, तो ये आपका आ गया 195। और बेटा ऊपर लैक्स में दे रखा है, तो आपको भी पीछे लैक ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है बेटा वो बनती है इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, दोनों ही सेम ही चीज़ होती है। इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल दो या कंजम्पशन बोल दो, इसका फॉर्मूला होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा बेटा आपका। और ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू दे रखी है 100, लैक्स में है, तो आपको भी ये पीछे लैक्स ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप कहता है बेटा कि वही GDP MP बनेगा आपका अगर आप इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मतलब 1 - 2 कर लेंगे। 1 क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट 195, 2 क्या था, इंटरमीडिएट कॉस्ट 100 लैख, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 95 लैक्स। ये आ गया आपका GDP MP, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो निकालना है और जो आया है उसका कंपैरिजन होता है बेटा। देखो पहले आपको, चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो हमें अब इसको कन्वर्ट करना है बेटा, इसकी मैचिंग करो इसकी उसके साथ। तो जैसे ही आप मैच करेंगे तो पता चल रहा है GDP सेम ही है, सिर्फ MP को कन्वर्ट करना है FC में, तो हमारा NIT वाला रूल लग जाएगा, थर्ड वाला। और NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, ये हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो देखो अब की बारी ऊपर इसने इनडायरेक्ट टैक्स दिया ही नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सिडी दे रखी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 मान लिया मैंने, और सब्सिडीज उसने दे रखी है 10। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया -10। चलिए अब फॉर्मूला अगर अप्लाई करें बेटा तो हम लोग देखेंगे कि
एमपी से एफसी में जाना है, क्योंकि ये एमपी है, आपको बनाना एफसी है, तो एमपी से एफसी में जाना है, तो आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे एनआईटी को। एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस का साइन तो है ही, और एनआईटी दे भी माइनस में ही रखा है, माइनस का 10 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। प्लस होने के बाद ये आ जाएगा 105 लाख, और ये बन जाएगा हमारा GDPFC। आई होप कि आपको पता चल गया बेटा कि ये आंसर आपका कैसे आ गया है, 105 लाख। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके टाइप 2 की बात करेंगे।